हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एसएससी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को अंजाम दे रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन। इसके पहले कक्षा में हमने देखा था प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने एक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया था जिसका नाम क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन। हम यहाँ पे यानी 10वीं क्लास में प्रकाश की दो घटनाओं पे हम लोग चर्चा करते हैं। एक हमारा होता है क्या, प्रकाश का प्रवर्तन, और दूसरा हमारा होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो हमने इसके पिछले कक्षा में क्या पढ़ा था, प्रकाश का प्रवर्तन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। आइए काफी बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर इसके पहले आप लोग नहीं भी पढ़े होंगे तो टेंशन वाली बात नहीं है, सब हम पे छोड़ दीजिए। बस आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक इस क्लास को पूरी अच्छे तरीके से देखना है, हाईली कंसंट्रेशन और हाईली फोकस के साथ। हम आशा करते हैं कि आपको 100% समझ में आएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि इसके पिछले वाले कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इस क्लास को ध्यान से देखिए, 100% मैं बोल रहा हूँ ना, आप सभी को ना बहुत मजा आने वाला है। हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस क्लास से। अगर आप लोग इसके पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो टेंशन वाली बात कोई नहीं है, हम पे छोड़ दीजिए। तो आइए हम लोग एक देखते हैं, इसके पहले वाले चैप्टर जो पढ़े थे ना उसका क्विक रिकैप लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, कैसे कनेक्ट करने में आसान होगी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे इसके पहले वाली कक्षा में, हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे, प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और काफी बेहतरीन तरीके से हमने समझा भी था। अब हमें क्या करना है, अब इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, प्रकाश का अध्ययन करते हैं तो प्रकाश को दो वर्गों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। प्रवर्तन क्या पढ़ते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ा था, खूब बेहतरीन तरीके से पढ़ा था और बहुत बेहतरीन तरीके से समझा भी था, और उस क्लास में हम लोग को मजा भी आया था, ठीक है ना। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। और ये काफी मजेदार चैप्टर है, हम सभी को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है ना। इस चैप्टर को पढ़ के हमने यहाँ पे क्या देखा था, जब प्रकाश का प्रवर्तन हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है, बस उसी को समझना है। प्रकाश का प्रवर्तन होता है क्या, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उसी घटना को हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। जैसे क्या है कि कोई टेनिस बॉल लेके दीवार पे हम लोग ऐसे मारते हैं, फिर वो क्या होता है, बाउंस बैक करके हमारे पास आ जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। चाहे उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रवर्तन। तो जहां पे प्रकाश टकरा के वापस उसी माध्यम में आता रहा था तो उसी को हम लोग क्या कहते थे, प्रकाश का प्रवर्तन। और प्रकाश का प्रवर्तन कहां कहां से हो सकता है, जैसे अगर हमें एक कांच मिले, कांच, और उस कांच को एक साइड से पेंट कर दे या सिल्वर कोटिंग कर दे, तब उस पे प्रकाश को अगर हम पढ़ाएं तो वहां से प्रकाश टकराकर वापस चली जाती है उसी माध्यम में। लेकिन अगर उस कांच को अगर हम पेंट ना करें, फिर उस पे प्रकाश को हम अगर ये करेंगे तो प्रकाश क्या होगा, सीधे पार कर जाएगा। तो जहां से जिस माध्यम से प्रकाश सीधे पार कर जाए तो वो प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है, और जहां पे प्रकाश टकरा के वापस चला जाए तो उस घटना को हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो हमने पढ़ा था क्या कि प्रकाश का प्रवर्तन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं दर्पण, यानी मिरर होते हैं। तो हमने चर्चा क्या किया था, एक पढ़ा था क्या, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा था, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ रखा था क्या, समतल दर्पण के बारे में। क्या पढ़ा था, समतल दर्पण के बारे में। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, समतल हो, तो उस दर्पण को हम लोग क्या कह देते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। फिर हमने गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा था, और एक का नाम दिया था हम लोगों ने उत्तल दर्पण, और दूसरे को नाम दिया था हमने अवतल दर्पण। अवतल
दर्पण। और यहाँ पे हमने देखा भी था कि ये जो समतल दर्पण है इसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा था, ठीक है ना। तो समतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है बच्चा लोग, वो बनता है क्या, काल्पनिक बोल दीजिए या आभासी बोल दीजिए, काल्पनिक और आभासी। प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। समतल दर्पण में एक बच्चा घटना देखे थे जिसको हमने नाम दिया था लेटरल इन्वर्सन। क्या दिया था, लेटरल इन्वर्सन, ठीक है ना। यानी अगर हम समतल दर्पण के सामने खड़ा होते हैं, दाहिना हाथ उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा लेफ्ट हैंड उठ रहा है, अगर लेफ्ट हैंड को उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि दायां हाथ उठ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने देखा था। अब हमने ये भी जानने का प्रयास किया था कि समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वस्तु के समान आकार का बनता है, इसलिए इसका एम भी हम लोग देखे थे क्या, कि एम बराबर जो होता था वो प्लस कितना होता था, 1 होता था, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एक और महत्वपूर्ण बात बताने का कोशिश किया था, क्या, तो समतल दर्पण की फोकस कितनी होती है, तो हमने क्या देखा था, इन्फिनिटी। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटी। बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, अगर आप यहां से भी देख लेते हैं ना तो यहाँ सारा क्वेश्चन आप लोगों को पकड़ में आ जाएगा। बस ध्यान से इस क्लास को देखना है। हम आशा करते हैं ना कि जब क्लास खत्म होगा ना तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाले है, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, समतल दर्पण। ये हमारा क्या था, समतल दर्पण, ठीक है ना। तो फोकस क्या होता है, अनंत होता है। आर भी क्या होता है, अनंत होता है। अगर यहाँ पे पी जो होता है वो शून्य होता है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग इजीली याद कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमेशा रहे। अब हमने क्या देखा था कि जो उत्तल दर्पण होता है इसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो हमने जानने का प्रयास किया था, बहुत शानदार तरीके से देखे भी थे और जानने का भी कोशिश किए थे कि उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। किसमें, तो उत्तल दर्पण में। किसमें, उत्तल दर्पण में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है बच्चा लोग, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और यहाँ पे एक और बात देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक और बात बताया था कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है। तो हमने वहां पे देखा था कि इसका जो वक्रता त्रिज्या होती है और फोकस दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि पोल से जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उत्तल दर्पण में, यानी ध्रुव से दाएं साइड में जाते हैं तो हमें फोकस मिलता है और हमें वक्रता केंद्र मिलता है। इसलिए इसका जो होता है फोकस और वक्रता केंद्र दोनों धनात्मक लिया जाता है। क्या लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। तो बच्चा इसका फोकस जो होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और इसका जो वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है वो भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम आते हैं तो अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे हमारा वास्तविक भी बन सकता है, वास्तविक और उल्टा, ज्यादातर इस टाइप का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन केवल हम बोल दें कि केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जब हम वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तब वो जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वह क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है, ठीक है ना। तो ये वाला कंडीशन। और क्या होता है, वस्तु से क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा हुआ क्या, दर्पण से रिलेटेड। यानी यहाँ पे हमने समझा क्या कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि एक बड़ा ही प्यारा सूत्र था जो फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध स्थापित कर रहा था। तो उस सूत्र को हम लोगों ने नाम दिया था क्या, दर्पण सूत्र नाम दिया था। क्या नाम दिया था, दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र बराबर कितना होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ क्या होता है, u होता है। ये हमारा क्या है, दर्पण सूत्र होता है। अब हमने ये भी देखा था कि जो दर्पण का मैग्निफिकेशन होता है यानी आवर्धन होता है, तो आवर्धन क्या देखा था, m बराबर में -v में u, यानी प्रतिबिंब की दूरी अपॉन में क्या है, वस्तु की दूरी। नहीं तो एक और होता है HI अपॉन में क्या होता है, h0, हाइट ऑफ इमेज अपॉन
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कह सकते हैं क्या कि इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग क्या कह देते हैं, आवर्धन कह देते हैं। नहीं तो प्रतिबिंब की दूरी अपॉन में वस्तु की दूरी को ही हम लोग क्या कह देते हैं, आवर्धन कह देते हैं। तो यहां से आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये हमारा था इट्स ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की एक घटनाओं के बारे में हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में देखा था और काफी शानदार तरीके से देखा था। इसको आप सभी बच्चा लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में से आपका बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रकाश की दूसरी घटना के बारे में, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। यहां तक आप सभी को बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है तो अपने पथ से विचलित होने की घटना को ही हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है या जाती है तो उसके पथ में विचलन की घटना को ही हम लोग क्या कह देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब क्या होता है कि हम सभी ने पढ़ रखा है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखाओं में गमन करती है। प्रकाश का अधिकतम चाल जो होता है वह निर्वात में होता है। तो जैसे जैसे हमारा प्रकाशीय घनत्व होगा प्रकाश का चाल उसी हिसाब से होता है और अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग होगा। जैसे कि निर्वात में प्रकाश का चाल अलग होता है, वायु में प्रकाश का चाल अलग होता है, कांच में प्रकाश का चाल अलग होगा और जल में प्रकाश का चाल अलग होगा। अगर वहीं पे हम अगर कांच का बात कर दे तो कांच में भी प्रकाश का चाल क्या होगा, अलग देखने को मिलेगा। अगर हम जानने का प्रयास करें कि प्रकाश अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का कितना स्पीड होता है तो हम लोगों ने बेहतर तरीके से इसके पहले वाले कक्षा में जानने का प्रयास किया था कि जो निर्वात में हमारा प्रकाश का चाल होता है वह होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर। यानी हम कह सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार, ठीक है ना, होती है। उसके बाद से अगर हम बात करें पानी में, तो पानी में जो हमारा प्रकाश का चाल होता है वह होता है क्या, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर। यानी इसको बोला जा सकता है कि 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। किसमें, प्रकाश का चाल पानी में कितना होता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर है, पानी में जो प्रकाश का चाल है वो 2,25,000 किलोमीटर है। और अगला जो हमारा कांच में प्रकाश का चाल होता है वह होता है कितना बच्चा लोग, तो कांच में प्रकाश का चाल हमारा होता है वह होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी इसको अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा क्या कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि निर्वात हो गया, ये जल हो गया और ये कांच हमारा मान लीजिए सॉलिड पार्टिकल हो गया। तो इसमें देखें क्या है कि प्रकाश का चाल क्या है, अलग अलग है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर हम प्रकाश का अपवर्तन कराएंगे तो कहाँ से कराएंगे। तो चलो यहाँ पे होता है, हम देखते हैं ज्यादातर इस चैप्टर में हम पढ़ने जाएंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंस का बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दर्पण का बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग किसका बात करेंगे, लेंस का बात करेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, उत्तल लेंस पढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अवतल लेंस के बारे में जानेंगे। अब हमारा ये जो उत्तल लेंस होता है, अब इसमें क्या होगा कि उत्तल लेंस जो होता है वो दिखता कैसे है, ठीक है ना, कैसे होता है उत्तल लेंस। तो हमारा ये उत्तल लेंस हो गया बच्चे लोग, और ये हमारा हो गया क्या, अवतल लेंस हो गया, ठीक है ना। ये हमारा उत्तल लेंस हुआ, ये हमारा क्या हुआ,
अवतल लेंस हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि इस उत्तल लेंस में जो इमेज हमारा बनता है, प्रतिबिंब बनता है, कौन सा प्रतिबिंब बनता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, बड़ा होता है कि छोटा होता है। तो हम देखेंगे क्या कि जो हमारा इमेज अवतल दर्पण में जैसे बन रहे थे उसी प्रकार से इमेज इसमें भी हमारे बनेंगे। यानी इसमें हमारा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इसमें हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। लेकिन यहां पे जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, यहां पे प्रतिबिंब बनेगा, यहां पे सेम ये वाला हाल हो जाता है क्या, तो यहां पे हमारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है या कह सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आभासी या काल्पनिक बनेगा और हमेशा क्या बनेगा, छोटा। और ये जो होगा ना हमेशा क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना। तब आइए इसको विस्तार से जानने का प्रयास करें कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। हमने क्या देखा कि निर्वात में प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, पानी में 2,25,000 और कांच में जो प्रकाश का चाल होता है वो इतना होता है। अब ये जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल में भी परिवर्तन आता है और उस प्रकाश के चाल में परिवर्तन आने की वजह से वो जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनमें डेविएशन आता है, विचलन आता है। ठीक है ना। या तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या नहीं तो अभिलंब से दूर भागती है। उसको चर्चा हम लोग आगे करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा होता है प्रकाश का अपवर्तन वह क्या होता है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ सूर्य की प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रकाश की किरण है उसमें क्या हो रहा है, विचलन उत्पन्न हो रहा है। इसको तो सीधे निकल जाना चाहिए, इसको तो सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन वैसे हो नहीं पा रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो रे है यहाँ पे, इसको तो सीधे ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये रे यहाँ पे ना जाके क्या हुआ है, ये इधर कहाँ मुड़ गया है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ा हुआ है। तो पहले जान लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा में परिवर्तित हो जाती है। यानी प्रकाश जो चल के जाता है उसके दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, हो जाती है। इस परिघटना को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कह देते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उनकी दिशा के परिवर्तन की घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहां पे देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश कर रही है, अब यहाँ पे देखना है और समझना क्या है कि जब भी हमारा प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी तो हम जानेंगे क्या कि ये माध्यम कौन सा होगा और ये माध्यम कौन सा होगा। तो कम घनत्व वाले क्षेत्र को यानी कम घनत्व वाले माध्यम को हम लोग रेयरर मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेयरर मीडियम। और रेयरर मीडियम को अगर हम बोले, रेयरर मीडियम जो होता है, और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, विरल माध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विरल माध्यम बोलते हैं। और जो दूसरा हमारा माध्यम होता है यानी अधिक घनत्व वाले क्षेत्र को ही हम लोग क्या कह देते हैं, डेंसर मीडियम कहते हैं। जिस मीडियम का डेंसिटी ज्यादा हो, जहां पे कणों की संख्या अधिक हो, तो उस मीडियम को हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं। यानी उसको हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, सघन माध्यम। क्या कह देते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पे हमें दो माध्यम देखने को मिल रहा है। जब भी प्रकाश का अपवर्तन की घटना होगी तो वहां पे मीडियम एकदम 100% चेंज होना ही होना होगा। ठीक है ना। अगर हम देखेंगे तो मीडियम, अगर जानने का प्रयास करें कि मीडियम कितने प्रकार के होते हैं, तो हम जानते हैं ये जो हमारा ऑप्टिकल मीडियम होता है
ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक हमारा क्या होता है? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है क्या? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा समझ पे हम समझेंगे सबसे पहले क्या कि ये जो हमारा रेयर मीडियम होता है और डेंसर मीडियम होता है, इसमें डिफरेंस क्या हो। जैसे कि अगर हम जानने का प्रयास करें, अगर हम बोले कि यहाँ पे कणों की संख्या न्यूनतम है, कम है, और यहाँ पे कणों की संख्या हमें देखने को क्या मिल रही है? ज्यादा मिल रही है। एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र जहां पे कणों की संख्या अधिक हो, तो उस मीडियम को या उस माध्यम को हम लोग ऑप्टिकल डेंसर मीडियम बोलते हैं। डेंसर कहने का मतलब जहां पे घना आबादी हो, जहां पे कणों की संख्या ज्यादा हो, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? सघन कह देते हैं। और जो मीडियम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? माध्यम बोलते हैं। यानी ये हमारा क्या हो गया? डेंसर मीडियम हो गया। क्या हो गया? डेंसर मीडियम, यानी सघन माध्यम हो गया। वैसा क्षेत्र या वैसा माध्यम जहां पे कणों की संख्या अधिक हो, जहां पे घनत्व ज्यादा हो, तो उस माध्यम को हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। और जो दूसरा हमारा है वह है रेयरर मीडियम। और रेयरर मीडियम को अगर हिंदी में हम नाम देंगे तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? विरल माध्यम। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? विरल माध्यम। यानी वैसा क्षेत्र जहां पे घनत्व कम हो, जहां पे कणों की संख्या कम हो, तो वैसे माध्यम को हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। अब थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि यह विरल माध्यम है, यहाँ पे कणों की संख्या कम है, इसका घनत्व कम है, तो यहाँ पे प्रकाश का चाल क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यहाँ पे प्रकाश का चाल क्या होगा बच्चा लोग? यहाँ पे प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा? अधिकतम होगा। क्या होगा? अधिकतम होगा। अब यहाँ पे सघन माध्यम है, यहाँ पे कणों की संख्या ज्यादा है। जब यहाँ पे प्रकाश टकराएगी तो प्रकाश के टकराने की वजह से उसका स्पीड कम होगा, और जब स्पीड कम होगा तो प्रकाश की चाल यहाँ पे क्या दिखेगा बच्चा लोग? कम। यानी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सघन माध्यम में, तो जो प्रकाश का चाल होगा, जो प्रकाश का चाल होगा उसका क्या होगा? वो क्या होगा? न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम होगा। ठीक है ना। तब हम खूब बेहतरीन तरीके से समझे हैं क्या कि हमारा ऑप्टिकल रेयर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम क्या होता है, यानी विरल माध्यम क्या होता है? तो वैसा क्षेत्र, वैसा माध्यम जहां पे कणों की संख्या कम हो, जहां पे कणों की घनत्व कम हो, तो उस माध्यम को हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। वैसा माध्यम जहां पे कणों की संख्या अत्यधिक हो, यानी ज्यादा घनत्व हो, तो उसको हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। हम ये भी जाना है क्या कि कम घनत्व वाला क्षेत्र जहां पे होगा वहां पे प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिकतम होगी। ज्यादा घनत्व वाले क्षेत्र में प्रकाश की चाल क्या होगी? न्यूनतम होगी। अगर हम इसको वायु मान लेते हैं और इसको हम लोग कांच मान लेते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा है क्या कि वायु में प्रकाश की चाल और यहाँ पे प्रकाश की चाल कितनी है? 2 लाख है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को माध्यम समझ में आ जाएगा तो आसानी से प्रकाश का अपवर्तन भी समझ में आ जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को यहाँ तक खूब बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण से हमें समझ में आ जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है ना, और यह किस प्रकार की घटना है। यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण में आप देख रहे हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा है एक कांच का गिलास है, उसमें हमने पानी भरा है और उसमें एक पेंसिल को डिप किया हुआ है। अब जब हम पेंसिल को डिप करते हैं तो पेंसिल मुड़ता कहीं और से है, लेकिन ऐसे प्रतीत होता है कि पेंसिल ऊपर से मुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। जहां पे आपको टेढ़ी प्रतीत पड़ रही होगी, यहाँ पे दिखाई आपको स्पष्ट रूप से दे रहा होगा। कागज पर लिखे शब्द गिलास स्लेब से देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। जैसे यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे,
अगर पानी ले लें, अगर गिलास के नीचे भी गिलास कागज एक रख देते हैं, पेपर रख देते हैं, तो वो जो वर्ड होगा ना ऐसे लगेगा कि ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। यही भ्रम कब होता है? जब हम लोग मछली पकड़ने के लिए तालाब में जाते हैं तो मछली रहती है नीचे, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के घटना की वजह से ऐसे प्रतीत होती है कि मछली ऊपर है। तो ये भ्रम जो उत्पन्न होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। अगर इस जगह पे अगर हम एक कॉइन को इस गिलास में डालेंगे, फिर पानी डालेंगे, तो ऐसे लगेगा ना कि कॉइन ऊपर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो क्या होता है? अपरेंट दिखाता है, ठीक है ना। उसका इमेज जो बनता है वो एक्चुअल नहीं रहता है, वो अपरेंट होता है, ठीक है ना। तो उसका वो हमें लगता है, लेकिन वैसा होता नहीं है। एक भ्रम जो उत्पन्न होता है किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को काफी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं। अगर जब हम प्रकाश को किसी ग्लास स्लैब से होकर गुजारें, यानी यहाँ पे हमारा विरल माध्यम है, यहाँ पे हमारा सघन माध्यम है, फिर हमारा क्या है? विरल माध्यम। यानी माध्यम को अगर हम चेंज कराएं 2 बार या 3 बार, तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन देखने को मिलेगा। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है? अगर हम कोई कांच का सिल्ली ले लें, ठीक है ना, उससे प्रकाश की किरण को गुजारेंगे, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें जो घटना, देखिए यहाँ पे हमारा ये क्या है? ये है आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण है। और ये जो हमारा होगा, ये हमारा अपवर्तित किरण होगा। क्या होगा? अपवर्तित किरण होगा। फिर ये जो बाहर निकल रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्गत किरण के नाम से जानते हैं। किस किरण से? निर्गत किरण से के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि जब प्रकाश की किरण यहाँ पे आपतित हो रही है तो अपवर्तन के बाद यह अभिलंब की ओर मुड़ रही है। तो यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं विरल माध्यम होगा। कौन सा माध्यम होगा? विरल माध्यम होगा। फिर ये वाला माध्यम हमारा चेंज हो जाएगा। ये वाला अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है, तो इस माध्यम को हम लोग नाम देंगे सघन माध्यम। सघन माध्यम का पहचान यही है कि जब कोई प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर मुड़ जाए तो समझ जाइए कि ये जो माध्यम होगा हमारा, कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम होगा। फिर जब प्रकाश यहां तक तो आई है, ठीक है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलती है तो देखिए इसको जाना चाहिए ऐसे, सीधा जाना चाहिए, लेकिन यह अभिलंब से किधर भागी है? दूर भाग रही है। यानी ये भी हमारा क्या है? ये अभिलंब है। और इस अभिलंब से जो प्रकाश की किरण कहां भाग रही है? दूर भाग रही है। यानी यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ है? मीडियम चेंज हुआ है। यानी ये भी जो मीडियम होगा हमारा, ये होगा क्या? विरल माध्यम होगा। कौन सा माध्यम होगा बच्चे लोग? ये भी हमारा क्या हो जाएगा? विरल माध्यम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले हमारा प्रकाश विरल माध्यम में रहता है, फिर सघन माध्यम में प्रवेश करता है, फिर उसके बाद से जब बाहर निकलता है तो फिर हमारा माध्यम चेंज हो जाता है और फिर वो विरल माध्यम में आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा एंगल आई है, यहाँ पे आर दिखाया गया है, फिर एंगल आई है, फिर यहाँ पे आर। अब आपसे पूछा जाए कि जो हमारा पार्श्विक विस्थापन होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, वह क्या होता है? तो ये जो आपतित किरण आ रही है, अगर आपतित किरण को देखेंगे तो ऐसे निकलना चाहिए, ठीक है ना। और जो हमारा निर्गत किरण है वो है कहाँ? यहाँ पे। तो यहाँ इसका डिफिनीशन क्या होता है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को ही हम लोग क्या कह देते हैं? पार्श्विक विस्थापन कह देते हैं। एक बार और सुनिएगा क्या है इसका डिफिनीशन। पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को ही हम लोग क्या कह देते हैं? पार्श्विक विस्थापन कह देते हैं। यही हमारा क्या है? पार्श्विक विस्थापन है। ये हमने क्या लिया था? एक कांच का सिल्ली लिया है। क्या लिया है बच्चा लोग? तो यहाँ पे आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या
प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं बच्चा लोग? दो नियम होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था क्या कि प्रकाश का प्रवर्तन जो होता था उसमें भी दो नियम होते थे, यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के भी क्या है? दो नियम है। तो पहला नियम में तो कोई डिफरेंस नहीं लगता है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और अपरिवर्तित तीनों ही एक ही समतल में होते हैं। यानी आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। जो दूसरा नियम है हमारा, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे में साइन आर एक नियतांक होता है। और इस नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का भी नियम कह देते हैं। तो ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम हुए। हम आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को खूब बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार का वीडियो अगर आपको पाना है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।